हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डील करेंगे लैंड लॉ का एक केस लॉ जो कि है शर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। वो सेक्शन, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 5A ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। उस सेक्शन में जो भी लैंड ओनर है वो ऑब्जेक्शन रेज करता है अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ देयर लैंड। फिर सेक्शन 6 आता है, उसमें ये है कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनल अवार्ड पास करता है आइदर टू एक्वायर द लैंड और नॉट टू एक्वायर द लैंड। फिर आता है सेक्शन 24 क्लॉज 2। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि 5 साल पहले जो अवार्ड पास किया गया था और 5 साल बाद तक अगर उस अवार्ड के रिगार्डिंग ना ही तो पोजीशन दिया गया है लैंड का, ना ही तो कंपनसेशन दिया गया है, तो उस केस में वो प्रोसीडिंग वेसिएट हो जाएगा और न्यू प्रोसीडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब इस केस पे आते हैं। इस केस में हरियाणा गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करता है फॉर लैंड एक्विजिशन, और लैंड एक्विजिशन करने के लिए पब्लिक पर्पस बताना होता है, और पब्लिक पर्पस गवर्नमेंट ये देती है फॉर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। और इसी के अगेंस्ट में सेक्शन 5A में जो लैंड ओनर्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्शन रेज करते हैं टू द कलेक्टर, और कलेक्टर को उसके बाद अपना रिपोर्ट फाइल करना होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। और पार्टिकुलर इस केस में कलेक्टर ने इन द फेवर ऑफ ओनर्स इन द फेवर ऑफ ओनर रिकमेंड किया था रिपोर्ट को, और ये कहा था कि दैट पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द लैंड, सम पार्ट ऑफ द लैंड मे नॉट बी एक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। और फिर एक हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने भी जब रिकमेंड किया स्टेट गवर्नमेंट को या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो यही रिकमेंड किया कि डेवलपमेंट के लिए पार्टिकुलर उस पीस ऑफ लैंड का ज़रूरत नहीं है, वो अगर ना भी रहे फिर भी चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वो जस्ट इसके अगेंस्ट में जा कर के वो ना ही तो वो कलेक्टर का रिकमेंडेशन को मानती है और ना ही ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के रिकमेंडेशन को मानती है, और वो सीधा इसके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर देती है और लैंड को एक्वायर करने लगती है। तो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल किया जाता, एक रिट फाइल किया जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट उस रिट को ये कहते हुए डिसमिस कर देती है, ये ग्राउंड देती है डिसमिस करने के लिए कि जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड एक्वायर नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो द रिट पिटिशन वाज डिनाइड एंड द फर्दर मोर ये फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस को रेफर किया जाता है, पुणे म्युनिसिपल केस को। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि appellant in contending that not taking possession of the land of appellant, the application proceeding in respect of land has lapsed। मतलब वही है कि आप पोजीशन नहीं लिए हैं लैंड का काफ़ी लंबा टाइम तक, तो आपका वो जो अवार्ड है वो लैप्स कर जाता है, आपका पूरा प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाता है। फिर उसके बाद मोर ओवर एक केस आता है कि विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। उसमें उसमें ये होता है कि स्टेट, ये कलेक्टर जो भी रिकमेंडेशन देती है लैंड एक्विजिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस रिकमेंडेशन को नहीं मानती है, और उस रिकमेंडेशन को ना मानने का कोई रीज़न भी नहीं देती है। मीन्स ये एक आर्बिट्ररी पावर स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही होती है अभी तक। तो यहाँ पे फिर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड, और इसी के बीच में क्या होता है, इन सारे केसेस के बीच में क्या होता है कि एक वही लैंड एक्विजिशन एक्ट ही है ये कि फेयर कंपोजिशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पास हो जाता है। और इसके 24 क्लॉज 2 में ये मेंशन होता है, कि अगर 1894 में कोई अवार्ड पास कर दिया गया था और 5 साल तक उस अवार्ड के बेसिस पे जो भी लैंड है उस पे ना ही तो पोजीशन लिया गया है और ना ही तो कंपनसेशन दिया गया है, तो वो पूरा प्रोसीडिंग जो है वो वेसिएट हो जाता है और उसके लिए एक नया प्रोसीडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक और केस आता है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का केस है ये। ये भी एक लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग पर ही केस है। इसमें बेसिकली जो 24+2 में कहा गया था, वो 24+2 में जो कहा गया था उसी का एप्लीकेशन है इस केस में।
मीन्स 5 साल तक इसमें भी ना ही तो पोजेशन लिया गया लैंड का, ना ही तो कंपनसेशन पे किया गया। तो सेम थिंग इसमें भी होता है कि वो जो प्रोसीडिंग है वो विसिएटेड माना जाता है, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 24 क्लॉज 2। और फिर ये है कि हाँ, और फिर जैसे कंपनसेशन पे करने का बात है, तो कंपनसेशन कहाँ पे करना है ये भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि इस केस में जो अभी हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं, शर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज का केस, उस केस में ये कंटेंशन एक रेज किया गया था स्टेट ऑफ हरियाणा के द्वारा कि हम लोगों ने तो कंपनसेशन दे दिया है, और दे दिया है तो कहाँ दे दिया है, तो डिपॉजिट किया है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, कंपनसेशन डिपॉजिट किया है। लेकिन कोर्ट उस पर ये स्टैंड लेती है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में कंपनसेशन डिपॉजिट कर देना इज नॉट एनफ इक्विवेलेंट, इज नॉट इक्विवेलेंट टूल। आपको कंपनसेशन या तो कोर्ट में डिपॉजिट करना चाहिए था या तो डायरेक्ट पे करना चाहिए था। फिर उसके बाद अब जो जो डिफेंडेंट होता है वो स्टैंड ये लेता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कहती है कि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुका है। और वो कैसे हो चुका है कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाई 114 क्लॉज 2 ऑफ 2013 एक्ट। 2013 एक्ट का 114 क्लॉज 2 सेक्शन जो है उसके अनुसार उससे वो अफेक्ट नहीं होता है। वर्किंग ऑफ सेक्शन 114 क्लॉज 1 ऑफ द न्यू एक्ट इज रिपील्ड बाई 1890। अच्छा, ये जो नए वाले एक्ट में 114 क्लॉज 1 सेक्शन है वो 1894 के एक्ट को रिपील कर देता है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये जो 114 क्लॉज 2 है इसी नए वाले एक्ट में, ये ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल क्लॉजेस ओवर लैंड ऑन लैंड एक्विजिशन बताता है, ठीक है। मतलब जिस मैटर पे, जिस लैंड एक्विजिशन के मैटर पे जनरल क्लॉजेस भी कुछ बोल रहा है, और ये हमारा 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट भी कुछ बोल रहा है, तो 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट प्रिवेल करेगा और वहाँ पे जनरल क्लॉजेस का नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन एक्ट साइलेंट है वहाँ पे जनरल क्लॉजेस के बात को माना जाएगा। तो इसके बाद है कि प्रोसेस इनिशिएटेड अंडर 1894 बाय लीगल फिक्शन आर डीम्ड टू बी लैप्स्ड। तो इसीलिए क्योंकि सेक्शन 24 क्लॉज 2 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट ये बात बोलता है कि 5 साल तक अगर ना ही आपने पोजीशन लिया है ना ही कंपनसेशन पे किया है तो आपका पूरा जो प्रोसीडिंग है वो विसिएट हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे उस बात को अपहेल्ड किया गया है कि प्रोसीडिंग हैज़ बीन विसिएटेड। फर्दर इसका आगे भी रीजनिंग्स है। जैसे आप देखिए कि विमल देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है, या तो फिर श्री बालाजी नगर प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन केस जो है, इसमें भी यही कहा गया था कि जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 2013 एक्ट। मीन्स जनरल क्लॉजेस एक्ट अंडरगोज 2013 एक्ट, मीन्स 2013 एक्ट विल प्रिवेल। और फिर उसके बाद बालाजी नगर रेसिडेंट वेलफेयर केस जो है उसमें कुछ और बातें आती हैं निकल करके आगे, कि जैसे 24 क्लॉज 2 में जो 5 इयर्स के बारे में बात किया गया, 5 इयर्स टाइम पीरियड के बारे में, उस टाइम पीरियड में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा। सबसे पहली बात कि कोर्ट का जो स्टे या जो इंजंक्शन पीरियड होता है उस पार्टिकुलर लैंड के रिगार्डिंग, वो उसी 5 ईयर में इंक्लूडेड होगा, उसी 5 ईयर में उसको काउंट किया जाएगा, उसको अलग से काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और केस है सुंदरराव वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें भी बालाजी नगर रेसिडेंट वाले वहीं बात किया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर हैज गिवन एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द 5 इयर्स पीरियड। 5 इयर्स पीरियड के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स भी दिया है। 2 सिचुएशन हैज बीन इविसेक्ट, उन्होंने 2 सिचुएशन के बारे में इसमें बताया है। पहला सिचुएशन है कि the party have refused to accept the compensation, और the second situation है कि party's land has been acquired but the possession has not been taken। यानी कि पार्टी का लैंड एक्वायर कर लिया गया है लेकिन पोजीशन अभी तक नहीं लिया गया है। इन दो चीज़ों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स भी बात करती है। द सिचुएशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ केस
unchanged by the 5 year, then a new law shall applied. मीन्स अगर 5 साल तक कोई केस पेंडेंसी में है तो उस पर न्यू लॉ अप्लाई होगा। मीन्स उसका अवार्ड अगर पास कर दिया गया और वो अवार्ड पेंडेंसी में तो उस पर न्यू लॉ अप्लाई होगा। और वो जो 5 साल का पीरियड है और उसमें क्या कैलकुलेट होगा, और उसमें कैलकुलेट होगा जैसे जो कलेक्टर है, नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट या जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अवार्ड पास कर देता है, लेकिन 5 साल तक उस पर ना ही तो पोजीशन दिया जा रहा है ना ही तो कंपनसेशन दिया गया है, तो बाकी फिर उसके बाद जो कोर्ट में लिटिगेशन पीरियड होता है वो भी उस 5 साल में काउंट होता है। लिटिगेशन पीरियड इज ऑल्सो काउंटेड इन द 5 year, ठीक है। और जो यहाँ पे है ये पार्ट जो है इसमें ये बताया गया है कि जो पुराने जो 5 साल पहले था, मीन्स जो 1984 एक्ट में था उसमें जो केस हुआ था लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग, अगर वो अभी तक खींच रहा है, मीन्स नहीं तो वो लैंड परचेज नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो नए एक्ट में जो जो बेनिफिट दिया गया है लैंड ओनर को वो उस पार्टिकुलर केस में मिलेगा। मीन्स 2013 एक्ट का एप्लीकेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। मोर ओवर ये सब वही, सॉरी, ये सब वही रिपीटेशन है जो हम लोगों ने पहले अभी देख चुका था। द लेजिस्लेशन अबाउट अमेंडमेंट टू द सेक्शन 6 ऑफ, अच्छा, लेजिस्लेचर ने फिर सेक्शन 6 ऑफ 1894 एक्ट में अमेंडमेंट भी किया था, और उस अमेंडमेंट में वो लेजिस्लेचर क्या करना चाहते थे कि जो इंजंक्शन या तो फिर जो स्टे पीरियड है कोर्ट का वो उस 5 साल से एक्सक्लूड करना चाहते थे। एक्सक्लूड इसलिए करना चाहते थे ताकि वो टाइम पीरियड उनके लिए फायदेमंद रहे, उनके फेवर में बढ़े, ठीक है। और फिर है उसी 5 साल में और क्या इंक्लूड होगा, वो 5 साल काउंट कब से होगा। द प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 24 क्लॉज 2 मेक्स इट क्लियर दैट द पीरियड ऑफ 5 year इज फ्रॉम डेट ऑफ अवार्ड इंक्लूडिंग एनी पीरियड। उस 5 साल, वो 5 साल कैलकुलेट कब से होना शुरू हो जाएगा, जब से अवार्ड पास किया स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम से वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। इंजंक्शन और स्टे ऑफ कोर्ट उसमें इंक्लूड होगा, लिटिगेशन पीरियड उसमें इंक्लूड होगा, और फिर दो सच क्लॉज इंक्लूडेड अंडर द प्रोविजन अंडर लिबरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, लिबरली इंटरप्रेट किया जाएगा। 5 साल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो भी एक्सटेंड हो सकता है, उसका एक लिबरल इंटरप्रिटेशन रखा जाएगा। बेसिकली 5 साल में डेट ऑफ अवार्ड, इंजंक्शन और स्टे, और एक और चीज़ है आपका लिटिगेशन पीरियड काउंट हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद ये शर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज जो केस हम लोग डील कर रहे हैं पूरे वीडियो में, उसका एक जजमेंट है कि जजमेंट उसका क्या है। कोर्ट कहती है कि इन द प्रेजेंट केस इट इज क्लियर दैट फिजिकल पोजीशन ऑफ द लैंड टेकन टू मोर देन 5 years मीन्स फिजिकल पोजीशन ऑफ द लैंड का पोजीशन 5 साल तक नहीं लिया गया है, सो ये प्रोसीडिंग जो है वो विसिएट होती है। ये प्रोसीडिंग अब वैलिड नहीं है, इसके लिए फ्रेश प्रोसीडिंग चलाना होगा। और फर्दर मोर सेक्शन 24 क्लॉज 2 वुड बी एप्लीकेबल, और सेक्शन 24 क्लॉज 2 एप्लीकेबल है, इसीलिए वो प्रोसीडिंग विसिएट हो गई। हाउएवर द कंटेंशन बीइंग रेज्ड बाय द काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट फॉर स्टेट ऑफ हरियाणा डिडंट गिव एनी रीजन फॉर दैट रिपोर्ट। मीन्स एक रीजनिंग और देती है कोर्ट कि जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का काउंसिल है वो मतलब कोई रीज़न ही नहीं दे पाया है इस बात के लिए कि कलेक्टर के रिपोर्ट को, कलेक्टर के रिकमेंडेशन को क्यों स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानी है, वो इसके लिए कोई रीज़न नहीं दिया है। यहाँ पे 2 रीजनिंग आपका आ जाता है इसमें। देयरफॉर द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 6 फॉर एक्विजिशन इज बैड इन लॉ। मीन सेक्शन 6 के तहत जो एक्विजिशन किया गया है वो सही नहीं है, ठीक है। फिर एक केस आता है कि कमल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का केस है ये। इसमें क्या कहा जाता है कि सेक्शन 6 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट का डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 6 मेक्स इट कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि सेक्शन 6 से सबसेक्शन 6 में जो लैंड एक्विजिशन के लिए डिक्लेरेशन कर देगी स्टेट गवर्नमेंट वो एक कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा दैट द लैंड इज नीडेड फॉर पब्लिक पर्पस। यानी कि पब्लिक पर्पस जस्टिफाई ऑल दो करना है, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये है कि हम बस वो डिक्लेयर कर दिए
तो वो पब्लिक पर्पस में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, तो जुडिशियल रिव्यू तो इस पर भी अप्लाई होना ही था। तो और आगे जब इसमें देखा जाए तो ये है कि द हियरिंग एज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 5A, द रिकमेंडेशन मेड बाय द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर एज्यूम्स इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे सेक्शन 5A में जो रिकमेंडेशन देगा कलेक्टर वो एक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट को कंसीडर उसको करना ही करना है। और सेक्शन 6 में इट इज क्लियर दैट अ स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हैव अ बेनिफिट ऑफ रिपोर्ट कंटेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ कलेक्टर। सेक्शन 6 में ये क्लियरली बताया गया है कि कलेक्टर के रिपोर्ट को कंसीडर करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, इन द रिकमेंडेशन मस्ट बी इंडिकेटेड ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और कलेक्टर पे भी ये लाइबिलिटी है कि जो भी वो रिकमेंडेशन देगा उसमें वो अपने माइंड का एक प्रूडेंस लगाए, एक ऑब्जेक्टिव दे, रीजनिंग दे कि वो ऐसा रिकमेंडेशन आखिरकार दे क्यों रहा है। ठीक है, इस केस में शर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज के केस में कलेक्टर क्लियरली रिकमेंडेड स्टेट गवर्नमेंट ने, इस केस में कलेक्टर ने क्लियरली ये रिकमेंड किया स्टेट गवर्नमेंट को कि particular piece of land, some part of land may not be acquired for the development purpose. The landowner are entitled to basic protection under 5A. 5A लैंड ओनर के प्रोटेक्शन के लिए है, तो लैंड ओनर को प्रोटेक्शन उसमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, सेक्शन 6 एज कंटेंडेड बाय द स्टेट दैट इट इज प्रीरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। सेक्शन 6 को स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से मान ली थी उस टाइम पे कि ये ऑटोनॉमस पावर हो गया है हमारे पास, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट मान ली कि उसके पास ऑटोनॉमस पावर है, रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर दे रिकमेंडेशन। लेकिन ये जो भी प्रैक्टिस था वो बैड इन लॉ था और नॉट एक्सेप्टेड, देयरफॉर द एक्विजिशन प्रोसेस बिकम्स विसिएटेड, और वो एक्विजिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो भी एक्विजिशन प्रोसीडिंग था वो खत्म हो जाता है। फिर एक केस आता है, इसी में है, साइड किया गया था कि विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में द लीगल प्रिंसिपल हैव बीन लेट डाउन, हियर द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई देयर माइंड टू द रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर। मीन्स इस केस में कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्टर के रिपोर्ट को, कलेक्टर के रिकमेंडेशन को कंसिडर करना ही करना है। एक और केस आता है, however in the case of श्यामानंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या लेट डाउन किया गया था कि जो सेक्शन 5A है वो साइन को नन है फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। मीन्स ऑब्जेक्शन जो भी डाला गया है उस पर जो भी कलेक्टर का रिकमेंडेशन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, वो इसेंशियल थिंग है और स्टेट गवर्नमेंट को उसको कंसीडर करना ही होगा। ठीक है, और इट रिक्वायर्स, और फर्दर मोर इस केस में ये भी कहा गया था कि नोटिस दिया जाएगा ओनर्स को, मीन्स पार्टीज को जिनका भी लैंड एक्वायर किया जा रहा है, ताकि उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिल सके। देयरफॉर एनी डिक्लेरेशन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट गिविंग रीजन फॉर रिजेक्टिंग लेटर ऑफ कलेक्टर इज बैड इन लॉ। यानी कलेक्टर के रिकमेंडेशन को बगैर किसी ऑब्जेक्टिव दिए, बगैर कोई रीज़न दिए रिजेक्ट कर देना, वो मतलब ठीक नहीं है। Therefore, in this case, it can be stated that the acquisition proceeding has lapsed by not taking the physical possession of the land, and where acquisition process is vitiated, means acquisition proceeding lapse हो चुका है। So this case has now been covered, and the sole intention of making this video is to just helping you guys out in your examination time. I not intend that you should subscribe my channel or nothing more. Just go through it and write in your exams.